बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो ये है पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से इत्तेफाक के राय के सिलसिले में बड़ी पेशरफ्त तेजी से हो रही है। कल हमने देखा जाती उमरा लाहौर में इस सिलसिले में एक बड़ी सियासी बैठक का भी एहतमाम किया गया, जिसमें फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब, मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी साहब, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान साहब, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब और दीगर जो अहम रहनुमा और वफाकी वज़र हैं उनकी वो शामिल हुए। और जो 26वीं आईनी तरमीम है, इस हवाले से चूंकि अब तीनों बड़ी सियासी जमातों ने अपने मुसव्वदे शेयर कर दी हैं, तो उस हवाले से इत्तेफाक राय के सिलसिले में बातचीत हुई। तवील नशिस्त थी। इसके बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा कि जमीयत उलमा इस्लाम का पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज यानी हुकूमत का जो ड्राफ्ट है अदालती इस्लाहात के हवाले से, उस पर इत्तेफाक हो गया है। जो दीगर मामलात हैं उस सिलसिले में बातचीत आगे बढ़ेगी। साथ में उनका यह भी कहना था कि वो इस्लामाबाद आकर यानी आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को भी इस सिलसिले में एतमाद में लेंगे और उनकी मुलाकात भी तय है। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने आज ज़ोराना भी दिया हुक्मरान इत्तेहाद के सैनेटर्स के एजाज़ में, जिसमें उन्होंने जहां एक तरफ शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में जो इलामिया सामने आया है, जो बातचीत हुई, उस हवाले से में लिया। फिर इसके साथ साथ 26वीं आईनी तरमीम के मुसव्वदे के हवाले से भी मौजूद सेंटर्स को एतमाद में लिया गया, जिसके बाद जो नून लीग मुस्लिम लीग नवाज के पार्लिमानी लीडर हैं इरफान सदीकी साहब सेनेटर, उनका ही कहना था कि कल मुस्लिम लीग नवाज सेनेट में जो तरमीम है वो लेकर आएगी। पार्लिमान की खसूसी कमेटी जो है वो भी इन सेशन है सैयद खुर्शीद शाह साहब की सरबराही में, जो जिसमें तमाम सियासी जमातों बशमूल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी हासिल है और वो इस मसले में अपने मुसव्वदे शेयर भी कर रहे हैं, डिस्कस भी कर रहे हैं। एमक्यूएम ने भी कर दिया, अवामी नेशनल पार्टी ने भी कर दिया, तीन बड़ी जमातों का मैंने आपको जिक्र कर दिया। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज भी अपना जो आईनी मुसव्वदा है वो शेयर नहीं किया। उसके साथ साथ अलबत्ता कल यानी जुम्मे को एहतजाज का ऐलान कर दिया है आईनी तरमीम के खिलाफ। इस पे प्रोग्राम के पहले से हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे। हम बहुत शुक्र ज्वाइन की है बैरिस्टर अकील मलिक साहब ने, वज़ीर आज़म के मुशीर है बराए कानून इंसाफ। सर आपका बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन किया। हाफिज़ एहसान खोकर साहब में जो वेरी नोटेड सुप्रीम कोर्ट लॉयर हैं, और चंद ही लम्हों में हमें कादर खान मंदुखिल साहब ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा। बहुत शुक्रिया दोनों मौसम मेहमानों का। बैरिस्टर अकील मलिक साहब, सर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूंगा। बताइएगा अब जो तरमीम है उस पर मौलाना फजल रहमान साहब ने तो कहा कि अदालती इस्लाहात के हवाले से इत्तेफाक हो गया है, तो कब फिर इसको पेश किया जाएगा, या जो पूरा पैकेज है जब तक उस पर इत्तेफाक नहीं होता तब तक जो है इसको पेश नहीं किया जाएगा किसी भी ऐवान में? चूंकि इरफान सदीकी साहब ने तो आज ये कहा कि कल सेनेट में मुस्लिम लीग नवाज इसको पेश करने जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, सबसे पहली बात यह है कि जब तक ब्रॉडर कंसेंसस डेवलप नहीं होता, अदालती इस्लाहात तो एक बड़ी ब्रॉड टर्म है, या लीगल रिफॉर्म्स कह लें या जुडिशल रिफॉर्म्स कह लें, उस पर ज़ाहिरी बात है कि हमने कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की भी बात देखी, कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस भी थे, हम ऑब्वियसली उसको भी कंसिडर कर रहे हैं और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट हो या कॉन्स्टिट्यूशन बेंच हो, असल मकसद तो ये है कि इसका जो फ़ायदा है वो आवाम तक पहुंचना चाहिए। और जो ज़ेर इल्तवा केसेस हैं, खा वो हाई कोर्ट्स में हों या सुप्रीम कोर्ट में हों, अपील्स हों, रिव्यूज़ हों, रिविजन्स हों, ये तमाम तर चीज़ें जो हैं, जब एक आम पाकिस्तानी शहरी की सुनवाई नहीं होती, उसके केसेस टेकअप नहीं होते, तो यही है। क्योंकि ज़्यादातर तो हम सियासी जमातें ही ईट अप कर जाते हैं, तमाम तर जो टाइम लेते हैं सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि हर दूसरा मामला आइनी राइट या एक किसी फंडामेंटल राइट के साथ जो कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, खा वो सियासी जमात का हो या सियासी लीडरान का हो। जहाँ तक इसमें टेबल करने की आपने बात की, तो देखें तभी ये टेबल होगा जब एक ब्रॉडर कंसेंसस इस पे पाया जाएगा। अदालती इस्लाहात के हवाले से खा वो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच हो या कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट हो, उसमें कोई ऐसी बात नहीं। इसमें जजेस की अपॉइंटमेंट का जो तरीका है, पार्लिमानी कमेटी का अभी फ़िल वक्त एक रबर स्टैंपिंग रोल है। मैंने आप ही के शायद कई एक दो प्रोग्राम्स में भी पहले जिक्र किया है कि एक मीनिंगफुल पर्पसफुल रोल होना चाहिए पार्लिमान का, और उनकी जो है प्रॉपर इनपुट होनी चाहिए, ना कि हमें रबर स्टैंप के तौर पे इस्तेमाल किया जाए। और इसके साथ जो जजेस हैं उनकी परफॉर्मेंस और एवेल्यूएशन, उनकी कारकर्दगी का भी कोई जांचने भापने का कोई एक मैकेनिज्म होना चाहिए हमारी तरफ से नहीं। जेसीपी में जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वही ये काम करे
اور وہی دیکھے کہ ان کی پرفارمنس کیا ہے اور ان کی اس کو کس طرح ایویلیویٹ کرنا ہے. اس کے بعد جو ججز کی اپوائنٹمنٹ کے جس طرح میں نے ذکر کیا تو وہ اس حوالے سے بھی تمام تر چیزیں ہیں وہ دیکھی جائیں گی, اور آئینی بینچ ہو یا آئینی عدالت ہو اس سے فرق نہیں پڑتا. جی بیرسٹر صاحب قطع جی بیرسٹر صاحب کے اثرات اور سر قطع کلامی معذرت میں جانا چاہوں گا سر, جو سب سے زیادہ سوال اس وقت زیر گردش ہے اور آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھا کے, کیونکہ میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ بھی آئینی بینچ پہ مان گئی ہے. کمران مرتضیٰ صاحب نے تو ہمارے شو میں کہا تھا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو آئینی بینچ ہے وہ یہ کردار ادا کر سکتا ہے. انہوں نے بھارت کی بھی اگزامپل تھی. پیپلز پارٹی جو ہے وہ قادر مندوخیل صاحب نے ہمیں جوائن کو بھی, ان کو بھی فارمل ویلکم کرتے ہیں. انہوں نے تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے تو کافی ایکس پر بھی اور ویسے بھی کہا, اور انہوں نے کہا کہ یہ تو ماضی میں بھی اس کی بہت بات ہوئی تھی. جسٹس دوراب پٹیل صاحب جو چیف جسٹس بھی رہے ہیں سندھ ہائی کورٹ کے, ان کے حوالے سے کہا کہ ان کی طرف سے بھی سجیشن تھی. پھر آپ لوگوں کی جانب سے بھی, آپ بھی اکثر کہتے تھے ہمارے شوز میں کہ کنسٹیٹیوشنل کورٹ ہونی چاہیے. جاننے میں چاہ رہا ہوں, میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ کنسٹیٹیوشنل بینچ پہ اتفاق ہو گیا ہے. ذرا اس حوالے سے بتائیں گے, ہمارے پروگرام میں اس پہ اتفاق ہو گیا ان پرنسپل بٹوین دا تھری مین پارٹیز, یورز, پیپلز پارٹی اینڈ مولانا صاحب؟ دیکھیں میں یہ آپ کو ضرور کہہ سکتا ہوں کہ عدالتی اصلاحات کے حوالے سے یا جوڈیشل ریفارمز کے حوالے سے وہاں پہ تو کنسنسس ایگزسٹ کر رہا ہے. اچھا, آئینی عدالت ہو یا آئینی بینچ ہو, اس کو جو نام دے دیں, بیکاز ابھی ایک میٹنگ پینڈنگ ہے اور وہ ابھی چل رہی ہے میٹنگ پی ٹی آئی کے ساتھ, کیونکہ پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی مسودہ نہیں آیا. آیا ہے تو باقی ساری جماعتوں کا آ چکا ہے اور صرف ایک پی ٹی آئی کی طرف سے نہیں آیا ہے. وہ میں نہ مانوں والی بات ہے کہ بضد ہے کہ بس ہم نے آئینی ترمیم نہیں کرنے دینی. کوشش یہی ہے کہ کثرت رائے کے ساتھ, براڈر کنسنسس کے ساتھ, کیونکہ پی ٹی آئی کے کئی ممبران یہ کہہ چکے ہیں اس بات کا کہ آئینی بینچ اگر بنائے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں. تو اگر اعتراض نہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ اعتراض نہ ہو کسی کو, کم از کم تمام جو پارٹیز ہیں وہ اس پہ متفق ہوں. اگر وہ آئینی بینچ پہ ہی مانتے ہیں تو آئینی بینچ کے جو خد و خال ہیں, جو اس کی فارمیشن ہے, جو اس کی اپوائنٹمنٹ ہے, وہ تمام تر پھر ایسی چیزیں ہوں کہ سیاسی جماعتیں بشمول ہمارے یہ نہ کل کو کہا جا سکے, جس طرح پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں ہم نے دیکھا ٹو سرٹن ایکسٹینٹ ہم نے بنایا بھی آئینی بینچ, لیکن وہ پھر یہ ڈیمانڈ نہ ہو کہ اس میں لارجر بینچ بنا دیں, اس میں فل کورٹ بٹھا دیں, پھر مڑ توڑ کے تو آپ وہیں پہ کھڑے ہوں گے اور اس پوری ایکسرسائز کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہ ایکسرسائز ان فیوٹیلٹی ہوگی. اس میں بہتر یہ ہوگا کہ اس کی فارمیشن اس حوالے سے ہو کہ وہ آئینی عدالت جیسا ہی ہو, لیکن اگر بینچ سے راضی ہیں تو بینچ ہی بنا لیں, اس میں کوئی ایسی ایشو نہیں ہے. لیکن وہ تمام تر جو 200-250 آئینی مقدمات پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں ان کو کم از کم ان کا ڈسپوزل کرے, اور اس کے ساتھ دیگر جو ایشوز ہیں آئینی معاملات جو ان فیوچر آنے ہیں, کم از کم ان کا فوکس اسی پہ ہی رہے تاکہ اپیلز سول ہوں, کرمنل ہوں, ٹائم کنزیوم نہ ہو, نظر ثانی ہو, جو بھی چیز ہو وہ ٹائم کنزیوم نہ ہو. ان جو ایک عام پاکستانی شہری ہے, کامن مین ہے, اس کو اس سے زیادہ ٹائم ملنا چاہیے, کیونکہ اس کے کیس میں تو 10 سے 15 منٹ ٹوٹل جج صاحبان دیتے ہیں. گھنٹوں گھنٹوں سنوائی ہوتی ہے ہمارے سیاسی نوعیت کے کیس. سر میں دوبارہ سر لوٹ کے آتا ہوں. میں چاہوں گا قادر مندوخیل صاحب کو بھی ویلکم کر کے ان کو شامل گفتگو کرتا ہوں. قادر مندوخیل صاحب, ہمارے یہ اٹس اے گڈ تھنگ کہ تینوں جو معزز مہمان ہیں ان کا لیگل بیک گراؤنڈ ہے. آپ سے جاننا چاہوں گا, پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب, ظاہر بات ہے خورشید شاہ صاحب پارلیمانی کمیٹی کو ہیڈ کر رہے ہیں, کچھ بتائیں گے؟ بیرسٹر وکیل صاحب نے تو وضاحت سے کہا کہ اگر براڈر کنسنسس ہوتا ہے تو نو ایشو, کنسٹیٹیوشنل بینچ بھی جو ہے اس پہ بھی اتفاق ہو جائے گا, لیکن پھر اپوائنٹمنٹ کا طریقہ کار اور بینچ کی تشکیل تمام چیزوں کو اس پہ بھی براڈر کنسنسس کی ضرورت ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ اگر کنسٹیٹیوشنل بینچ بنتا ہے تو وہ جو جس مقصد کے لیے کورٹ بنائی جا رہی تھی وہ ہو جائے گا, سرو ہو جائے گا مقصد؟ مندوخیل صاحب. دیکھیں, پہلی بات تو اس کمیٹی کے جو رکن ہے ہمارے سابق اسپیکر پرویز اشرف صاحب نے ابھی تھوڑی دیر پہلے جو نا اس کی بات کی تردید کی ہے کہ پیپلز پارٹی کوئی دستبردار نہیں ہوئی ہے. لیکن یہ بات بھی اس کا امکان ہے کہ اگر نون لیگ یا جمعیت جو ہے نا وہ قائل کر دے پیپلز پارٹی کے, تو یقیناً ہمارا مقصد تو یہی ہے نا کہ آئینی کیسز کو باقی کیس سے عدالت سے الگ کیا جائے, جس طرح آپ کی صورتحال چل رہی ہے. لیکن فی الحال پیپلز پارٹی کا وہ ہے, لیکن آئینی کمیٹی کا یعنی خصوصی کمیٹی کا کل اجلاس دوبارہ ہے اور تمام پارٹی کا مسودہ جو نا اس کے اندر شامل کر چکا ہے, میڈیا رپورٹ کر رہی ہے. اس کے بعد پھر یہ متفقہ طور پہ اگر کوئی چیز آ جاتی ہے تو پاسبلٹی ہے کہ کہیں پیپلز پارٹی وڈرا کرے, کہیں نون لیگ وڈرا کرے, کہیں جمعیت وڈرا کر لے, کوئی آنا کا مسئلہ ہم نہیں بناتے.
That's very important. ईगो का इशू नहीं है। हाफिज साहब, आपकी सर क्या रहा है एज ए प्रैक्टिसिंग लॉयर? आप किस तरह देखते हैं? आपने दो बड़ी सियासी जमातों के सरकर्दा रहनुमा और ज़रबत बैरिस्टर वकील साहब तो प्राइम मिनिस्टर साहब के एडवाइजर हैं, उनका ईगो का इशू नहीं बनेगा। वी विल गो फॉर ब्रॉडर कंसेंसस, दैट इज अ पॉजिटिव थिंग। मैं ये समझता हूं कि अगर ब्रॉडर कंसेंसस आईनी तरमीम पे होता है तो कोई इख्तलाफी आवाज़ नहीं आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो अनवार बात यह है कि जब 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन बना और अगर हमारे जो फ्रेमर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन थे अगर उस सिचुएशन को कंसीव कर लेते कि जो हम एक एडिशनल जुरिस्डिक्शन हाई कोर्ट को देने जा रहे हैं अंडर आर्टिकल 199 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या आर्टिकल 184(3) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को देने जा रहे हैं, चूँकि बुनियादी तौर पे ये कोर्ट्स एपलेट जुरिस्डिक्शन का काम करती हैं कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जो मामले हाई कोर्ट्स के अंदर आए, रेगुलर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के या सिविल जस्टिस सिस्टम के या आपके कॉर्पोरेट के या टैक्स के, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर आएँ, तो ये इनका बुनियादी तौर पे काम ये है। ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन ने एडिशनली जो है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट को 184(3) में दी और ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन 199 को दी। और दोनों का मतलब ये है कि अगर आपके सामने कोई ऐसी चीज़ रेमेडी अवेलेबल नहीं है तो आप हाई कोर्ट्स को इन्वोक कर सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के लिए एक विंडो ओपन की कि अगर पब्लिक इंटरेस्ट का, पब्लिक एट लार्ज का एक मैटर है तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एज ए कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है उस जुरिस्डिक्शन को एक्सरसाइज कर लेती। लेकिन जिस कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमारी सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट्स ने 94 के बाद परफॉर्म करना शुरू किया कि जो उनकी असल काम था एपलेट जुरिस्डिक्शन का, उसको छोड़ के तो वो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन जो है वो 199 पे जाना शुरू हो गए या 184(3) के अंदर जाना शुरू हो गए, तो उससे एक कॉन्स्टिट्यूशनल का जो बैलेंस था कि पाकिस्तान के आम आदमी को फौरी और सस्ता इंसाफ मिलना चाहिए, जो आपका आर्टिकल 37, 38 के अंदर प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी के है, उससे आहिस्ता आहिस्ता जो है वो चीज़ें दूर होती गईं। और इस लेवल पर दूर होती गईं कि आपका 1956 के अंदर भी एक कमीशन बना, 1969 से 67 तक जस्टिस महमूद रहमान का भी बना। तो बुनियादी आइडिया ये था कि पाकिस्तान जो नया बना है उसका निज़ाम इंसाफ एक कॉलोनियल माइंडसेट के साथ है, ये डिलीवर नहीं कर रहा, इसके अंदर बेहतरी की गुंजाइश है और इसको जो है वो इंस्टेंट आना चाहिए। अब 94 के बाद अनवार जब ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता चली गई तो आम आदमी जो था उसकी लिटिगेशन जो है वो पीछे चलती गई और जो स्टेट की लिटिगेशंस है या पॉलिटिकल लिटिगेशंस है वो डोमिनेट करती गई। उसका रिजल्ट्स ये निकला ये है कि पाकिस्तान का जो अदालती निज़ाम है उसके ऊपर पब्लिक इंटरेस्ट जो है वो अब न होने के बराबर रह गया है। उसको अगर आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के मुतालिक जाके पूछें तो वो ये समझता ये है कि हमें अपनी ज़िंदगी के अंदर इंसाफ नहीं मिलेगा। और उसके बाद साइमल्टेनियसली हुआ ये कि हमारी हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट ने एक्सीडिंग ऑफ जुरिस्डिक्शन जो है उसके अंदर भी बड़ा तेज़ी से जो है वो जस्टिस अफजलुल्लाह साहब से स्टार्ट हुआ, फिर इफ्तिखार चौधरी साहब आए, फिर आगे उस लेवल तक उसके अंदर ले गए कि जो उनका काम था असल हट गए। अब उसके अंदर ये है कि एक डिमांड थी सारी की और दुनिया भर के अंदर मैं आपको बताऊं वो ये है कि अगर आपका किसी जगह बर्डन बढ़ जाता है तो उसका बेहतरीन हल ये है कि उस चीज़ को आप डिवाइड कर देते हैं। और अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिवीजन ऑलरेडी मौजूद है कि ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन और आपकी एपलेट जुरिस्डिक्शन, तो अगर ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन आप किसी और जगह शिफ्ट कर देते हैं तो अगर आपका रेगुलर क्रिमिनल सिविल सिस्टम जो है वो फंक्शनल होना शुरू हो जाता है तो उससे ना को आपकी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ना सेपरेशन ऑफ पावर, ना उसके बाद ये है कि जुडिशरी की अथॉरिटी अंडरमाइन या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स का है। अब अगली जो चीज ये है कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट का अनवार हर जो बेंच बनता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनता है। सुप्रीम कोर्ट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है और वो बेंच जो बनते हैं वो 1980 के रूल्स के अंदर बनते हैं। जो सुप्रीम तो आपका 3 नुक्ता मेंबर्स ये भी है, है, 5 भी है, 7 भी है, 10 भी है, 17 तक चला जाता है। अब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के अंदर आ गया, वहां के ऊपर जो है वो आर्टिकल 184(3) की जब जुरिस्डिक्शन को रेगुलेट किया गया तो आपके सामने दो आए, एक कमेटी का आया कि आपने 3 मेंबर्स की कमेटी का और उसका आपने हाल देखा कि आप इसी 1 साल के अंदर जो है जो माइंडसेट सुप्रीम कोर्ट के अंदर है उसने लेजिस्लेटिव इंटेंट को किस तरह लेके गए वो आपके सामने। ठीक है। दूसरा उसके अंदर उसके अंदर ये है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के अंदर तो आपने ऑलरेडी 5 मेंबर्स बेंच कहा हुआ है कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है वो उसको जो है वो एड्रेस करेगा। तो जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के अंदर भी है 1980 के सुप्रीम कोर्ट रूल्स के अंदर भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बन सकता है तो फिर उसके लिए तो अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बर्डन आपने कम नहीं करना और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच एक हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट के अंदर है तो इसका मतलब ये है कि आम आदमी जो है आपने उसके चीफ जस्टिस को भी बिजी रखा इस मामले के अंदर, आपने जो है उसको डिवीजन ऑफ वर्क भी नहीं किया, आपने उसके बाद जो असल इंटेंट। मुझे बताएं कि
अगर इस पे कॉन्स्टिट्यूशन आते हैं बेंच सर, एक छोटा सा वक्फा में शामिल करना है चलें जी, एक छोटा सा व्यूअर्स वक्फा शामिल करते हैं, उसके बाद हम आएंगे जरा हमारे से भी नुक्ता उठाएंगे, सवाल रखेंगे जो हमारे दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं जो हाफिज एहसान खोकर साहब ने उठाया, और दूसरा चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तकरीर के हवाले से भी बैरिस्टर अकील साहब से जानेंगे कि उसमें क्या मामलात जो हैं वो ज़ेर बहस हैं। छोटा सा वक्फा शामिल करते हैं, दोबारा लौट के आते हैं, हमारे साथ रहिए। I reaffirm Pakistan's unwavering commitment to the goals of our common goals and objectives of the Shanghai Cooperation Organization. The SCO remains a beacon of stability, development, and mutual benefits for our peoples. Before concluding, let me say that we cannot ignore the ongoing genocide in Gaza. International community bears the responsibility to ensure an immediate and unconditional ceasefire leading to the establishment of State of Palestine. I would like to convey my sincere thanks to all those who have worked with great commitment to ensure the smooth conduct of this meeting, in particular our interpreters. The meeting is concluded. Please join me for the reception in your honor. डेंगू बुखार से बचाव के लिए एहतियात लाज़िम। अपने घर और दफातर को मच्छरों से महफूज रखें। दरवाजों और खिड़कियों पर जालियां लगाएं। छतों की टैंकियों और पानी से भरे बर्तनों को ढांप कर रखें। शाम और सुबह के औकात में खसूसी एहतियात करें। पूरी आस्तीनों वाले कपड़े पहनें। मच्छरों से बचाव के लिए मच्छरदानी और लोशन का इस्तेमाल करें। अगर कमर दर्द, सर दर्द या जोड़ों में दर्द, जिस्म पर धब्बों की मौजूदगी, बुखार या इससे मिलती जुलती अलामत महसूस हों तो फौरन मुआलिज से रुजू करें। मोहतात रहें, महफूज रहें। छाती का सरतान एक मुहलिक मर्ज है, लेकिन बरवक्त तशखीस से इलाज मुमकिन है। बदकिस्मती से पाकिस्तान में 90,000 से जायद ख़वातीन हर साल इस मर्ज का शिकार हो जाती हैं। इनमें से 40,000 जान की बाजी हार जाती हैं। फौरी इलाज से 99% मरीज सेहतयाब हो जाते हैं। 40 साल से जायद उम्र की ख़वातीन बाकायदगी से अपना मुआयना कराएं। मामूली सी तब्दीली को भी नज़रअंदाज मत करें। गैर मामूली अलामात मसलन गिल्टी, सूजन या दर्द की सूरत में फौरन मुआलिज से रजू करें। मोहतात रहें, महफूज रहें। जी वेलकम बैक। हाफिज साहब कंक्लूड कीजिएगा, फिर मैं बैरिस्टर साहब और मंदुखिल साहब के पास जाऊंगा। दूसरे हैं जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स या आपकी जजेस की अकाउंटेबिलिटी जो है, ये आपके सिस्टम के अंदर तो बेहतरी ला सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान का जो लिटिगेशन बर्डन है उसके अंदर इसके अंदर नहीं आएगा। तो मेरा ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है उसके लिए कोई अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी है। लेकिन जिस कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमारी हाई कोर्ट्स या सुप्रीम कोर्ट चली गई हैं, अगर आपने क्लियर हेडेड इस पार्लियामेंट ने फैसला न किया तो आप फिर 1 साल या 2 साल के बाद उसी पोजीशन पे खड़े हो। बैरिस्टर साहब, ये जो एक्सप्लेनेशन दी है हाफिज एहसान खोकर साहब ने, आपकी इस पे क्या राय है?
जी अनवार साहब बिल्कुल ज़बरदस्त एक्सप्लेनेशन दी है। हम यही बात करते आए हैं, लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि अब इसको लीड जो है वो पीपल्स पार्टी कर रही है और पीपल्स पार्टी खुद भी कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट्स, और हम तो एसेंस जो हमारा चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है उसकी एसेंस से देख रहे, तो उसमें फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट का जिक्र है। अगेन मैं यही कहूँगा, हमारी अना का मसला नहीं है, ना हम इसको अना का मसला बना रहे हैं। हमारा तब भी हमारी नीयत साफ़ थी, अभी भी हमारी नीयत साफ़ है। हम यही कह रहे हैं कि एक टू सर्टन एक्सटेंट वो बना के तो हमने देख लिया, उसके डिस्पोजल, उसके आप जो तकरीबन आप उठा के देख लें कि कितने केसेस डिस्पोज ऑफ हुए हैं, उसमें कितने जो नंबर ऑफ़ केसेस हैं वो सुने गए हैं, या कितनों पे फैसला रिजर्व किया गया और कितनों पे फैसला सुनाया गया। तो ये तमाम तर हार्श रियलिटीज़ हैं जिनको देखना है। इसी वजह से हमने तो अपने आप को खुद सामने पेश कर दिया ना आवाम के सामने, और हमने कहा कि जी हम पॉलिटिशियंस खुद सियासी नोयत के केसेस, सियासी जमातों के केसेस 90% टाइम लेते हैं। इन तमाम तर अदालतों का जो टाइम है बाशमूल हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, और आम जो पाकिस्तानी शहरी है उसको इंसाफ वाक़तन नहीं मिलता। वो वाक़तन फिर जब जिक्र करता है कि मुझे तो इंसाफ नहीं मिल रहा, 20 साल 25 साल से मैं तो जेल में बैठा हूँ, या मेरी अपील जो है वो टेकअप नहीं हुई, और फिर बाद में पता चलता है कि जी वाक़तन वो बेगुनाह था, नीचे से शायद गलत फैसले हो गए। सो ये हार्श रियलिटीज़ हैं जो हमें देखनी है। हमने अभी भी एक स्टेप टू अ सर्टेन एक्सटेंट हमने कंसिडर करने के लिए एक स्टेप पीछे हम ज़रूर हुए हैं, और इस वजह से हुए हैं कि अगर किसी के पास बेहतर तजवीज़ है तो वो दे दें, क्योंकि ये मामला ये तो नहीं है। हमारा जो आईनी अदालत का जो एक मौक़िफ़ था, या अभी भी है, क्योंकि वो परसिस्ट कर रहा है, उससे पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन ये तमाम दोनों चीज़ें, बेंच और कोर्ट, दोनों को इकट्ठे देखा जा रहा है कि कौन सा बेहतर ऑप्शन है, किसको ज़्यादा बेहतर या बेहतर कसरत राय के साथ, मेजर कंसेंसस के साथ किसको हम अडॉप्ट करें, या आवाम को जिसका ज़्यादा फ़ायदा पहुँचेगा वो कौन सा ऑप्शन है। एक लास्ट बात मैं ज़रूर इसमें यह करूँगा कि हम एक चाह रहे थे कि लेगेसी छोड़ के जाई जाए, क्योंकि ये 200-250 केसेस की बात नहीं है। ये तब तक आप एक जब कंप्लीट सेटअप नहीं देंगे, तब कंप्लीट जो एक जुडिशल एक्टिविज्म है, क्योंकि तमाम ट्राइकोटमी ऑफ पावर्स के कॉन्सेप्ट को अगर आप देखें, या सेपरेशन ऑफ पावर्स के कॉन्सेप्ट को आप देखें, तो उसमें हर इदारे ने अपने आइनी डोमेन में रह के काम करना है। कोई किसी पे फौकियत हासिल नहीं कर सकता आउटसाइड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि अगर बेंच बनता है तो अगर उस बेंच की फॉर्मेशन और उसके इंग्रेडिएंट्स अगर आप देखें, उसमें सारों सूबों की नुमाइंदगी अगर हो, उसमें वो बेंच मखसूस ये पेंडेंसी के ऊपर काम करे और आने वाले तमाम तर कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस पे काम करे, और वाक़तन अगर आम इंसान को, आम शहरी को इंसाफ मिलना शुरू हो जाए, तो हमें कोई इशू नहीं है, हम इसको भी कबूल करने के लिए तैयार हैं। अच्छा, मैं बैरिस्टर साहब ये भी जानना चाहूँगा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तकरीरी, ज़ाहिर बात है 25 अक्टूबर जो है दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डेट। आप लोगों ने उससे पहले नोटिफिकेशन लेकर आना नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का, क्योंकि मोअज़्ज़ज़ ऑनरेबल जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं उनकी टर्म मुकम्मल हो रही है। उस हवाले से भी इसमें सर जो जिस पे इत्तेफाक किया गया है, चूँकि जैसे कल मौलाना साहब कह रहे थे कि अदालती इस्लाहात पे तो इत्तेफाक हो गया है, क्या जो प्रिंसिपल चल रहा था जो सीनियर मोस्ट जज वही चीफ जस्टिस बनेंगे, या कोई पैनल 3 सीनियर जजेस का होगा, उसमें से चीफ जस्टिस को फिर तैनाती होगी, तकर्रर किया जाएगा? किस चीज़ पे इत्तेफाक होने जा रहा है? देखिए, मौलाना साहब ने अदालती इस्लाहात के हवाले से उन्होंने तो फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा था, और आज नहीं कई माह पहले कि उन्होंने कह दिया। उन्होंने कहा कि ये सीनियरिटी प्रिंसिपल को ना देखें, आप ये देखें कि उसकी कॉम्पिटेंस क्या है, उसका लीगल एक्यूमेंट क्या है, उसका डिस्पोजल क्या है, उसकी जजमेंट के अंदर जो एक लीगल विजडम है वो क्या है। ये तमाम तर चीज़ों को भी देखना है कि कॉम्पिटेंस है उनकी, बाकी एक्सपीरियंस है, जो दीगर चीज़ें हैं, और उसमें तमाम तर जो है उन चीज़ों को देखते हुए उनको कंसिडर करें। खा वो सीनियर मोस्ट 3 हों या 5 हों, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई थिंक कि इस पे बिल्कुल अंडर कंसिडरेशन ज़रूर आई है बात कि 3 हों या 5 हों। आप उसको भी देख लें कि सीनियरिटी प्रिंसिपल का मतलब ये नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट जिसने अल जहाद ट्रस्ट केस में खुद ही सीनियरिटी प्रिंसिपल के ऊपर बात की, और फिर नीचे वाली अदालतों में जिस तरह आपने देखा कि तीसरे या चौथे नंबर के जजेस को भी लगाया गया और ऊपर भी लाया गया सुप्रीम कोर्ट में, तो अपनी जजमेंट की तो नफ़ी उन्होंने खुद ही कर दी। तो अब अपने ऊपर जब आती है उनकी अपनी अपॉइंटमेंट्स के ऊपर, तो वो कहते हैं कि नहीं, हम हमारा जो मेन स्टांस है वो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस या उसको सीनियरिटी प्रिंसिपल पे देखा जाए, और उसको विद इन द सुप्रीम कोर्ट की मैं बात करूं
तो कम से कम इस तरह नहीं होना चाहिए। जो 3 का पूल है, सीनियर मोस्ट का या 5 का है, उस हवाले से भी देखा जाए, और ये बिल्कुल ज़ेर गौर आई है और अभी फाइनलिटी इसमें कुछ चीज़ अटेन नहीं की। सर, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब की तैनाती के हवाले से भी जो है आइन में तरमीम की जा रही है, इस हवाले से भी बता दीजिएगा बैरिस्टर साहब, फिर मैं कादिर साहब के पास जाऊँगा। जी नहीं, अभी फिल वक्त उस हवाले से कोई ऐसी बात ज़ेर बहस ज़ेर गौर नहीं है। ये प्योरली जुडिशल रिफॉर्म्स और लीगल रिफॉर्म्स के ऊपर जो बातचीत है, जो मैंने आपको बयान किया, एक तो परफॉर्मेंस रिवैल्यूएशन के हवाले से, अपॉइंटमेंट के हवाले से, फिर चीफ जस्टिस की तैनाती के हवाले से, एंड वेदर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है या कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, इस हवाले से ये तमाम तर चीज़ें कंसिडर हो रही हैं। सर, लास्ट क्वेश्चन टू यू, फिर देन आई मूव ऑन टू माय अदर ऑनरेबल गेस्ट। कब तक सर ये इस वीक में हो जाएगा तरमीम, क्योंकि जैसे मैंने इब्तिदा में कहा कि बड़ी तेज़ी से पेशरफ्त हो रही है, ये आप समझते हैं कि ये नेक्स्ट वीक तक मामला जाएगा? कम से कम ये बता दें, कोई स्पेसिफिक डेट नहीं, लेकिन चूंकि लोगों में बड़ी क्यूरोसिटी और तजस्सुस पाया जाता है। बैरिस्टर साहब। अनवार साहब, मैं ये कह सकता हूँ कि आज अगर कंसेंसस डेवलप हो गया, जो एक ब्रॉडर कंसेंसस है, और हो सकता है यूनानिमस भी हो जाए, ये भी इसकी भी बात है, क्योंकि अभी तो पीटीआई के साथ मीटिंग चल रही है मौलाना साहब की, तो उस पर अगर चीज़ें डेवलप हो जाती हैं और कंसेंसस को अचीव कर लिया जाता है, तो ये हो सकता है कि कल शायद सेनेट में ये पेश भी कर दी जाए, और उसके बाद हफ्ते वाले दिन एक्सपेक्टेड है कि ये ले कर दिया जाए नेशनल असम्बली में। लेकिन हतमी बात इसमें नहीं है। इट ऑल एक्चुअली डिपेंड्स ऑन कंसेंसस, के कंसेंसस अगर आज रीच हो गया और आज अगर फाइनल चीज़ें तय हो गई, तो फिर कल सेनेट में भी आ सकता है, एंड देन उसके बाद नेशनल असम्बली में आ जाएगा। लेकिन ये बात ज़रूर है कि ये तमाम तर चीज़ जो है, ये नेक्स्ट वीक के मिड से पहले जो है, ये हम इंशाल्लाह अचीव कर लेंगे। 25 अक्टूबर से पहले कर लेंगे, ठीक है, थैंक यू। मैं कादिर मंदुखेल साहब, सर आपसे जानना चाहूंगा, आप क्या कहेंगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तकरीरी के हवाले से, जो बैरिस्टर अकील साहब ने नुक्ता बयान किया, आपकी राय उस हवाले से, और पीपल्स पार्टी की राय क्या है? कादिर साहब, कादिर मंदुखेल तक मेरी आवाज साहब? पीपल्स पार्टी को देखिए, पीपल्स पार्टी का तो बड़ा क्लियर स्टांस है आईनी अदालतों के हवाले से और जजेस के अपॉइंटमेंट के हवाले से। माजी के थानेदार इफ्तिखार चौधरी ने ब्लैकमेल करके पार्लियामेंट को और अपनी जजेस के अपॉइंटमेंट अपने हाथ में लिए, चाचे मामे बांजे भतीजों और चमचों को अपॉइंट करने के लिए। तो हमारा इसके पहले इमरान खान साहब की असम्बली में मैंने कौमी असम्बली में बिल पेश किए कि एक चपरासी की नौकरी के लिए आप 3 मरतबा इंटरव्यू, जात, नस्ल, जबान पूछते हो। एक हाई कोर्ट कोई जज आप अपने चैम्बर के बाजे भतीजों को क्यों ले रहे हो? बड़ा अप्रिशिएट किए, मगर पास नहीं होने दिए। वजीर कानून फारूक नसीम थे। उसके बाद पीडीएम की हुकूमत आई तो मौजूदा वजीर कानून थे आजम तारड़ साहब, बड़ा अप्रिशिएट किए पूरे कमेटी ने, मगर पास नहीं होने दिया और आज जोड़ता था हर में तो टालने के लिए। तो मैं समझ रहा हूँ कि हमारा अपना भी कसूर है कि हमारे सर पे आप बात आ जाती है तो फिर इसी तरह होता है कि आप भुगते रहेंगे। हमजा शहबाज की हुकूमत किस तरह खत्म की है, एक मिली भगत से वहां जाके आरिफ आलवी ने एक रेफरेंस भेजा और यह मनपसंद जजों के पास वो आया, उन्होंने तशरीह जो ना अपनी मतलब के मुताबिक कर ली है कि बंदा वोट डाले, नाइल भी होगा और वोट काउंट भी नहीं होगा। यानी जो असल आइन का 63 एक जो एक मतन था उसको अपनी मतलब के मुताबिक चेंज कर दिया। मगर खामोश थे ये सारे वकील, खामोश थे ये सारा मीडिया, खामोश थे ये सारे जो बड़े बड़े तुर्ब खान है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि क्या हो रहा है सर, असल सवाल यही तो पस मंजर आपने बयान किया। पार्लियामेंट सुप्रीम है। जी पार्लियामेंट सुप्रीम है, आप कह रहे हैं? पार्लियामेंट सुप्रीम है और 184(3) का जो एक डिक्टेटर का एक 58(2) भी था, वही आपने चीफ जस्टिस के हाथ में तबा दिए है, जो एक शराब के 2 बोतलों पे ले रहे हैं और उसके बाद जाके वो छापे मारे थानेदार की तरफ अस्पतालों में और अदालतों में। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि उसको भी खत्म होना चाहिए। अच्छा, बस हो गया, एनफ इज एनफ। जो 100 वोट पावर है चीफ जस्टिस साहब की, उसको खत्म करने के ख्वाह है पीपल्स पार्टी। गरीब का बच्चा भी ये सोच सकते हैं मैं जज बन जाऊँ। आप ये कह रहे हैं कादिर मंदुखेल साहब, एज आई अंडरस्टैंड कि जो आर्टिकल 184(3) के तहत जो 100 वोटों की पावर्स हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के, इस आईनी तरमीमी पैकेज में उसके खात्मे पर बात होगी मंदुखेल साहब? जी बिल्कुल बिल्कुल, हम चाहते हैं कि ये भी खत्म हो जाए। एक हमने डिक्टेटर से एक मार्शल का चीज वापस ले लिया है, उसके बाद फिर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास 58(2) भी था, उनसे ले लिए। तो चीफ जस्टिस ने
खुद ही अपना इख्तियारात बना के 63A के तहत जो है ना इसको डिस्क्वालीफाई उसको डिस्क्वालीफाई। आप देख रहे क्या ड्रामे होते रहे साकिब निसार के कोर्ट में, मैं खुद बैठा होता है 4-5 MPA मैंने तो मैं ऐसे ही उड़ा दूं। फिर उसके बाद जस्टिस गुलजार आए, वो अपने थानेदारी को गुना रहा था, इफ्तिखार चौधरी आया था, वो अपने थानेदारी जुबा रहा। क्या है सुप्रीम कोर्ट में, क्या है? यानी एक मनपसंद जजों को जब आप अपॉइंट करते हो तो उसका रिजल्ट यही होगा। तो मेरा ये कहना है कि मुझे 30 सालों के प्रैक्टिस करते हुए अब हमारी जान छुड़ा दो सिफारिशी जजों से, अब हमें मेरिट पे जज चाहिए। कोई गरीब का बच्चा भी सोच सकता है कि मैं जज बन जाऊं। ठीक है, ये तो आप लोगों ने करना है, पार्लियामेंट ने जो तरमीम करनी है। हाफिज हसन खोखर साहब, जो नुक्ता उठाया कादर मंदुखेल साहब ने आर्टिकल 94(3) सो मोटो पार्स का, आप क्या समझते हैं एज ए लॉयर? वो कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश ये है कि इस इख्तियार को ख़त्म किया जाए। और दूसरा, बैरिस्टर अकील साहब ने कहा कि चीफ जस्टिस साहब की तकरीर के हवाले से जो सीनियरिटी का प्रिंसिपल, उसके साथ साथ पैनल ऑफ 3 या 5 की भी बात जो है वो भी मुनासिब बात है, और दोनों पे अभी फाइनलिटी नहीं हुई लेकिन ये ज़ेर गौर हैं। अच्छा, एक तो अनवार ये है कि मैं जो 50 साल से इस मुल्क के अंदर हुआ है, मैं इस चीज़ पे हूँ कि अगर 73 कॉन्स्टिट्यूशन जो मेकर्स थे उन्होंने इस चीज़ का पता होता कि इस कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर इन दो इदारे जो हैं ये इस लेवल तक अपनी एक्सपेंशन ऑफ जुरिस्डिक्शन पे जाएंगे या इनके ऊपर इतना बर्डन हो जाएगा इन दो आर्टिकल्स की वजह से, तो वो उसी दिन इस मुल्क के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट उन्होंने बना देनी थी, चूँकि प्राइमरीली ऑब्जेक्टिव ये था कि इस मुल्क के आम आदमी को इंसाफ मिले। दूसरा उस चीज़ के अंदर ये है कि इंडिया के अंदर तो 6 जजेस का जो है वो एक बनता है और वो खुद ही डिसाइड करते हैं कि उनमें से कौन है, तो ये ऐसी कोई बात नहीं है। तीसरा उस चीज़ के अंदर है कि जिस फ्रेम ऑफ माइंड के अंदर अनवार हम चले गए हैं पिछले 12, 14, 15, 20 साल से ये सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं, अगर आपने इन चीज़ों को कॉस्मेटिक तौर पे एड्रेस करने की कोशिश की तो आप ये देखिएगा कि ना इससे कोई बेहतरी आएगी, ना इससे चीज़ें इस तरह सस्टेन करेंगी, और आपके सामने वही एग्जांपल्स आएंगी जो 19th अमेंडमेंट की सूरत के अंदर आई, यही एग्जांपल्स आपके हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शंस के अंदर आएंगी, और यही वो चीज़ों का लोगों का रोना जो है वो रहेगा कि हमारे केस की बारी नहीं आती। 8 से 10 साल जो हैं वो फौजदारी केस के अंदर सेशन कोर्ट से हाई कोर्ट, फिर 4 से 5 साल सुप्रीम कोर्ट के अंदर, फिर नीचे से लेके जो है वो 20 से 22 साल उसके अंदर लगते हैं। तो मेरा ये ख्याल ये है कि हमें इसको एक आउट ऑफ द बॉक्स जाना चाहिए इस चीज़ के अंदर, पर्सनैलिटीज़ को छोड़ के। हमारी पर्सनैलिटी जो है वो ना जस्टिस फाइज ईसा फेवरेट होने चाहिए, ना जो आने वाले हैं वो फेवरेट होने चाहिए, ना उसके बाद होने वाले। हमें ये होना चाहिए अनवार, हमें ये होना चाहिए कि क्या हमारा इंसाफ का निज़ाम जो है अगर फंक्शनल नहीं कर रहा, उसकी रैंकिंग बेहतर नहीं है, तो उसको किस तरह किया जाए, और उसको बेहतरीन करने का तरीका ये है कि पाकिस्तान के आम आदमी के जो मामलात हैं उनको किस तरह स्पीड अप किया जाए, ट्रांसपेरेंट तरीके से आगे बढ़ाया जाए, मेरिट बेस्ड अपॉइंटमेंट की जाए, जजेस की अकाउंटेबिलिटी की जाए। लेकिन वो सारी उस चीज़ के अंदर आएंगी कि जब ये सिस्टम फंक्शनल की तरफ जाएगा, और फंक्शनल जो मैं आपको बताऊं कि अगर सिर्फ आप बेंचेस के ऊपर चले जाएंगे तो उससे जो है वो आपकी 19 से 20 बेहतरी आ सकती है, लेकिन आपके प्रॉब्लम भी उधर रहेंगे, आपकी जुरिस्डिक्शंस के उधर भी इश्यूज भी उधर रहेंगे, उसके बाद आपकी लिटिगेशन भी उस लेवल के अंदर रहेगी, और वो एक हेड ऑन वाली सिचुएशन जो है वो पार्लियामेंट, इंस्टीट्यूशन, जुडिशरी जो है वो उसके अंदर भी कंटिन्यूटी आएगी। तो हमें क्लैरिटी के साथ इस मुल्क की बेहतरी के लिए, और कभी भी अनवार डेमोक्रेसी के अंदर कंसेंसस नहीं होता। अगर आपके आइन के अंदर आर्टिकल 239 लिखा हुआ है तो आप उस प्रोसेस को फॉलो करें। अब 25 अमेंडमेंट्स पहले आई हैं, किसी पे कंसेंसस नहीं हुआ, कभी एक के खिलाफ, कभी 2 वोट आए हैं, कभी 4 आए हैं। राजी करना किसी को नहीं होना चाहिए, होना ये चाहिए सर, कि पाकिस्तान सर कतई इबाजत। हाफिज खोखर साहब, आपका जज्बा अपनी जगह, लेकिन पार्लियामेंट से कादर मंदुखेल साहब के इल्म में जैसे वो पूरा बता रहे हैं, उसके लिए आपको नंबर्स चाहिए ना। नहीं, नंबर कौमी असेंबली और सेनेट से भी कंसेंसस से ही आ सकेंगे ना। अनवार, अगर कंसेंसस की बात होती तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि जी आपको 336 वोट चाहिए। अगर कॉन्स्टिट्यूशन आपको ये कहता है कि आपको 224 चाहिए या आपको उसके बाद 64 के करीब चाहिए, तो फिर उसको फॉलो करें ना। और वो फॉलो इसलिए है कि अगर आप इन पॉलिटिकल पार्टीज की स्टेटमेंट्स देखें पिछले 20-22 साल से, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की भी फेवर के अंदर है, वो जजेस की अपॉइंटमेंट को बेहतर में भी फेवर है, वो इस जजेस की अकाउंटेबिलिटी के ऊपर भी बेहतर है। तो अगर ये तीनों चीजें उसके ऊपर बेहतर हैं तो मेरा ख्याल है कि वे फॉरवर्ड इसके अंदर ये है कि ईगो का इशू ना बनाएं, एक दूसरे की बात को अंडरस्टैंड करें। आज ये कल ऑपोजिशन में है, कल हुकूमत के अंदर आएंगे, ये जो हुकूमत वाले ऑपोजिशन के अंदर आएंगे, लेकिन सेंट्रिक पॉइंट जो है वो पाकिस्तान का आम आदमी है। और उसके बाद फेज 2 के अंदर जो है पाकिस्तान का जो आउटडेटेड निज़ाम है 1860 से चल रहा है,
اس کو بدلیں تاکہ جینوئنلی جو ہے اس ملک کے اندر جو ہے وہ عام آدمی رول آف لا کے اندر سمجھے اور پاکستان کے اندر جو انویسٹر آتا ہے وہ آپ کے ملک کے نہیں، اندر آپ کی انویسٹ بات جو کرے، ہے اس اگر میں نہیں وزن ہے ہے۔ تو پھر یہ ساری چیزیں اسی سٹیٹس کو کے اندر نہیں کوکر صاحب آپ کی بات میں وزن ہے بلا شبہ۔ میں قادر مندوخیل صاحب سر آپ سے جاننا چاہوں گا، جیسے مولانا فضل الرحمان صاحب نے کل کہا، بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی موجود تھے کہ ہم پی ٹی آئی کی قیادت کو بھی اعتماد میں لیں گے۔ آج اچھے ویژولز تھے، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب اور چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گور علی خان صاحب کی ملاقات ہوئی، عمر ایوب صاحب کی ملاقات ہوئی جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہے۔ تو کیا پیپلز پارٹی اور اس پارلیمانی کمیٹی میں موجود ہے، لیکن انہوں نے ابھی اپنا مسودہ شیئر نہیں کیا۔ البتہ سلمان اکرم راجہ جو سیکرٹری جنرل ہیں انہوں نے کہا کہ وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کا جو مسودہ ہے اس کو بہتر سمجھتے ہیں۔ آپ سے میں جاننا چاہ رہا ہوں، ایک طرف تو یہ تمام نیگوسیشنز چل رہی ہیں، دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف نے آئینی ترمیم کے خلاف کل جمعے کو احتجاج کا اعلان کیا ہے، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ پہلے تو میں گزارش کروں کوکر صاحب کی خدمت میں، سر ذرا یہ بتایا کہ اسی سپریم کورٹ کے کچھ ججز نے ڈکٹیٹر مشرف کو آرٹیکل 239 کا اختیار دی ہے۔ یہ جو کروڑ پتی ارب پتی وکیل ہے جو چیمبر سے چپ کے سٹے آرڈر لیتے ہیں، جس کے بارے میں سپریم کورٹ کے ایک ججمنٹ نے کہا کہ یہ کالی بیڑیا ہے، تو یہ کہاں تھے اس وقت؟ آج بھی ان کالی بیڑیوں کا مفاد ہے، اس وجہ سے چیخ رہے ہیں، ورنہ ملک میں 4.5 لاکھ وکیل ہے، کچھ 400-500 وکیل سے کوئی فرق نہیں۔ یہ بھی آپ کا صحیح ہے بات، اور ان وکیلوں کو پتہ ہے، میں جس کا نام لے رہا ہوں، جب یہ بیریا ٹاؤن کا وکیل تھا، میں اس بینچ میں بیٹھا ہوا تھا، کوئی آدمی آتا تھا کہ جی ملک ریاض نے میرے زمین پہ قبضہ کر لیا، گاؤں ہمارا ختم ہو گیا ہے، تو آگے سے افتخار چودھری صاحب اس وکیل کو جو آج کل لیڈر بنا ہوا ہے، سینیٹر بنا ہوا ہے، ان کو بتائے سر اس کو کیس کو آپ دیکھ لیں، وہ بھائی وہ غریب آدمی آپ کے کورٹ میں آیا ہوا ہے فریاد لے کے، آپ انہی ملک ریاض کے وکیل کو بھیج رہے اس کو دیکھ لیں۔ تو یہ ڈرامہ بھی ہم نے ماضی میں دیکھا۔ لیکن ساتھ ساتھ جو آپ کی بات ہے کہ پیپلز پارٹی کا محترم، میرے خیال میں آپ کو پروڈیوسر صاحب نے نہیں بتایا، تمام ٹی وی چینل پہ جتنی پارٹیاں ہیں، مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور جمعیت اور اے این پی، ان کا مسودہ جو ہے نا آج خصوصی کمیٹی میں پیش ہو گیا اور مختلف چینل پہ چل رہا ہے۔ آپ کی پروڈیوسر صاحب کی کوتاہی یہ چیز ہے۔ تیسری بات جو آپ نے بتا دیا، مہربانی سر۔ دوسری اس کے علاوہ بات یہ ہے، ہم تو صرف اتنی چاہ رہے ہیں کہ دیکھتے انہی جوڈیشری کی وجہ سے، ان کی غلط فیصلوں کی وجہ سے، ان کی ڈکٹیٹروں کے سامنے جھکنے کی وجہ سے ہمارے شہید ذوالفقار علی بھٹو کو ہم سے الگ کر دیے، اور 45 سال بعد ہمیں صرف اتنی تسلی دیے کہ وہ اس کے خلاف جو کیس چلا تھا وہ صحیح نہیں چلا تھا۔ تو میں انہی ججز سے پوچھتا ہوں کہ پاکستان کے 77 سال سے، اور کوکر صاحب سر آپ ججز سے تو سوال کر رہے ہیں، سر میرا سوال یہ تھا، مندوخیل صاحب آپ محترم ہے، ویسے جو آپ مسودے کا کہہ رہے ہو ہمارے پاس موجود ہے، لیکن جو کہ آفیشیل نہیں آیا، میڈیا کے تھرو آیا، اس لیے میں نے کوٹ کیا تھا۔ میں مندوخیل صاحب آپ سے سر یہ سوال کروں، آپ ججز کے آنریبل ججز یا پاسٹ کی تو بات کریں، میں تو سیاسی جماعتوں اور سیاستدانوں کی آپ سے سوال کر رہا ہوں نا سر۔ آپ ماشاءاللہ سیاستدان بھی ہیں اور لائر بھی ہیں، تو میں نے کہا اگر جب آپ نے کہا جوائنٹ مسودہ پیش ہو گیا ہے تو پی ٹی آئی کو شامل کر لیں گے، ان کا تو مسودہ نہیں ہے، وہ تو کل احتجاج کرنے جا رہے ہیں۔ میں تو یہ آپ کو بتا رہا ہوں، کل جمعے کو انہوں نے احتجاج کا اعلان کیا آئینی ترمیم کے خلاف۔ اچھا یہ بتاؤ ذرا، یہ پوچھو، پی ٹی آئی کا بندہ نہیں ہے، شاید کوکر صاحب آپ کی مدد کر رہے ہیں، یہ پی ٹی آئی کس چیز کا احتجاج کر رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں آئینی ترمیم کے خلاف کر رہے ہیں۔ ابھی تو پیش ہوا ہی نہیں ہے نا، ابھی ہم کیا کریں؟ ہو سکتا ہے ہم یہ مسودہ پیش کریں، عمران خان صاحب کی کیسز ختم کرو اور اس کو بلا مقابلہ وزیر اعظم بنا دو۔ ابھی تو پیش ہی نہیں ہوا ہے، ابھی تو اسمبلی کے فلور پہ آئی نہیں، ابھی تو مسودہ ادھر ادھر چل رہا ہے، ڈسکس ہو رہا ہے، تو کس چیز کا احتجاج کر رہا ہے؟ نمبر ایک بات۔ دوسری بات یہ، جن کے جو بلاول بھٹو صاحب نے اسمبلی کے فلور پہ رہا ہے، یہ جو پی ٹی آئی کے ایم این اے ایم پی ہے، یہ تنخواہ کس بات کے لے رہے ہیں؟ یہ پارلیمنٹ لیجس کی جو رہائش ہے، یہ ٹی اے ڈی اے، گاڑیاں، کمیٹیاں، کس بات کی مزید لوٹ رہے ہیں؟ یہ جو جہاز کی ٹکٹ فری میں دے رہے، کس چیز کا دے رہے ہیں؟ اسی چیز کا دے رہے کہ آپ اسمبلی کے فلور پہ اپنا کردار ادا کریں۔ آپ منع کر دیں، آپ کہتے ہیں ہمیں کوئی چیز نہیں چاہیے، مگر آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ کی بات صحیح ہے، اپنے پیسے تو حلال کر دیں کم سے کم۔ میں آپ ایک کمیٹی کے لیے مرے جا رہے ہیں، آپ کے لوگ آپس میں لڑ رہے تھے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے لیے، اور یہاں جب بات آتی، کیا بلاول بھٹو صاحب نے نہیں کہا کہ ہم پی ٹی آئی سے بات کریں گے؟ اگلے دن علی محمد خان صاحب نے کیا کہا کہ ہم بات نہیں کریں گے جب تک عمران خان رہا نہیں ہوگا، ہم بات نہیں کریں گے۔ اور بھائی عمران خان پارلیمنٹ سے تھوڑی رہا ہوگا، عمران خان جو اس نے جو کرتوت کی ہے وہاں جا کے عدالت سے ہوگا۔ مندوخیل صاحب تھوڑا سا آن بورڈ لے لیں، اب دیکھیں آکسفورڈ کے الیکشن سے بھی جو ہے نا وہ خان صاحب کو باہر کر دیا گیا ہے نا، تو اور انہوں نے یہ کہا بابا یہ سیاسی آدمی ہے، چندے مانگتا رہتا ہے، کہیں ہمارے یونیورسٹی میں بٹھا دے۔ ٹھیک ہے سر، آپ کا موقع سیاسی نے بولا، اس بات پہ اس کو نکالا ہے۔ جی میں کوکر صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا، احتجاج بھی کل ہو رہا ہے، اور دوسرا وکلاء کے حوالے سے بڑے
संजीदा सवालात उठाए हैं कादर मंदुखेल साहब ने कि वकील बहुत ज़्यादा तादाद में हैं, जो आप जिस पैशन से बात कर रहे हैं, तो हमें क्यों नहीं लीगल फ्रेटर्निटी इस तरह बात करते हुए दिखाई देती कि साइलिन के लिए जो है वो बेहतरी है? अनवार, एक तो ये है कि जिस मुआशरे के अंदर आप रहते हैं उसके अंदर डिवीजन ऑफ ओपिनियन आता है, और जो भी अपना डिवीजन ऑफ ओपिनियन देता है वो विगरसली उसके अंदर देता है, लेकिन अल्टीमेटली ये है कि उस ओपिनियन के अंदर कॉन्सिक्वेंस जो हैं वो क्या मुल्क के मफाद के अंदर हैं या इस कॉन्स्टिट्यूशन के मफाद के अंदर, ये एक बात है। अब जिसकी तरफ मंदुखेल साहब ने इशारा किया, बात बिल्कुल मुनासिब है उस चीज़ के अंदर है कि आपका जो सारा एक प्रॉब्लम इस वक्त, मतलब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि 2006 से सारी पॉलिटिकल पार्टीज कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पे एग्री हैं। जिन ममालिक के अंदर 10 कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस भी नहीं आते, दुनिया के 70 ममालिक ऐसे हैं, उन्होंने डिवीजन ऑफ वर्क जो है वो अपनी प्रायोरिटी ऑफ जस्टिस किया हुआ है। अब अगला ये इस चीज़ के अंदर ये है कि जब एक पॉलिटिकल पार्टी या एक दूसरे के साथ पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस ही एक दूसरे की नहीं मानते, मतलब पार्लियामेंट को कहते हैं कि जी ये 45 या 47 का इशू बनाते हैं, उनके पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं वो जेल के अंदर हैं, आप ये एक्सपेक्ट करें कि वो आपके साथ एक कंसेंसस के साथ जाके तो पार्लियामेंट के अंदर कहेंगे कि जी जो गवर्नमेंट का बिल आया है वो ठीक आया। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में तो होता है। नहीं, देखे ना, सिर्फ एक अमेंडमेंट थी जो 21वीं आईनी तरमीम थी जो आर्मी पब्लिक स्कूल के बाद आई थी, जिसके अंदर आया था, उसके बाद प्लस माइनस होते। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कोई अमेंडमेंट पर्सन स्पेसिफिक नहीं आनी चाहिए, स्पेसिफिक एजेंडा के नीचे नहीं आनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी को डाउन करने के लिए नहीं आनी चाहिए, इंस्टीट्यूशंस का जो कानून या आइन के अंदर पैरामीटर्स हैं वो वायलेट नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो चीजें पाकिस्तान के आम आदमी के मफाद के अंदर हैं वो करनी चाहिए, और यही पार्लियामेंट का काम है। वो आर्टिकल 239 हो और रेगुलर लेजिस्लेशन के अंदर आर्टिकल 70 हो, यही नहीं का काम है, और इन पे ट्रस्ट करना चाहिए। बहुत शुक्रिया हाफिज हसन खोखर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर वैल्यूएबल इनपुट। कादिर खान मंदुखेल साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना जमाती एजेंडा पेश किया, नुक्ते नज़र पेश किया, और बैरिस्टर वकील साहब का मैं शुक्रिया अदा कर दिया था। उनकी एक और कमिटमेंट थी बार के, उन्होंने गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव बड़े होलसम तरीके से दिया। व्यूअर्स, एक छोटा सा वक्फा शामिल करेंगे, दोबारा लौट के आएंगे तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए। क़याम पाकिस्तान से आज तक हमारी कहानी, हमारी तारीख इबारत है एक जहदे मुसलसल से। दुश्मन की मुसल्लत की गई जंगें, दहशत गर्दी का नासूर, एटमी कुव्वत बनने पर लगाई गई बंदिशें, कुदरती आफात और सियासी बदअमनी, पाकिस्तान और पाकिस्तानियों ने इन सब मुश्किलात को शिकस्त दी है। तो हम फिर क्यों ना आगे बढ़ें एक होकर। मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के मौके, सीपेक जैसे मंसूबों के इम्कानात, हमारे नौजवान, कितनी वजह हैं हमारे पास पुर उम्मीद रहने की। आए मिलकर उम्मीद के दिए जलाएं रोशन मुस्तकबिल के लिए। बिलीव इन योरसेल्फ, बिलीव इन पाकिस्तान। व्यूअर्स, हम गुफ्तगू करेंगे लाहौर में जो एक तालिबा, निजी एक यूनिवर्सिटी की तालिबा थी, उनके साथ मुबैना ज़्यादती का जो मामला है वो 14 अक्टूबर को सोशल मीडिया पे ये फैला और फिर बड़ा तेज़ी से आगे बढ़ा, जिसे कहते हैं जंगल में जैसे आग लग जाती है। और उसके बाद फिर इस हवाले से वीलॉग्स भी हुए और भांत भांत की बातें सामने आई, मुख्तलिफ डिटेल्स बताई गई। ताहम गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने इस सिलसिले में एक तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा वो इस तमाम मामला जब ये सोशल मीडिया पे उठा और मरीम नवाज शरीफ साहिबा के मुताबिक इसको एक मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत फैलाया गया ताकि एनार्की फैले और उसकी टाइमिंग्स को जोड़ा गया SCO कॉन्फ्रेंस से, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने इसकी इन डेप्थ जाकर देखा कि क्या इस वाक़े की क्या हक़ाइक़ हैं, क्या सच्चाई है। और इसके बाद उन्होंने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वो इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि ये एक फ़ेक न्यूज़ थी, जाली बात थी, कोई किसी तालिबा के साथ ज़्यादती नहीं हुई। वज़ीर आला पंजाब का ये भी कहना था कि अलबत्ता जो साजिश हुई है वो
इस मामले को उठाकर उसमें स्टूडेंट्स के एहतजाज को भी शामिल किया गया और आपके इल्म में है कि मुश्तइल स्टूडेंट्स एहतजाज भी कर रहे हैं और तोड़ फोड़ भी की गई है। इस हवाले से उन्होंने कहा कि जो लड़की है जिसका अनफॉर्चुनेटली नाम लिया गया, उनसे भी उनकी मुलाकात हुई, वो ज़ेरे इलाज हैं, उन्हें चोट आई थी और उनके पेरेंट्स से भी उनकी मुलाकात हुई और वो पब्लिक में नहीं आना चाह रहे। लिहाजा ये जो मामला है इसकी वो तय जाएंगी, जो किरदार हैं उनको बेनकाब किया जाएगा और पंजाब हुकूमत इस पर मुद्दई बनेगी। इस हवाले से हम ज़रा जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि इसमें मीडिया का किरदार जो है वो भी अंडर माइक्रोस्कोपिक जो है माइक्रोस्कोप एनालिसिस में आ रहा है। तो नसरुल्लाह मलिक साहब ने हमें ज्वाइन किया है, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं, तमाम मामलात पर गहरी नज़र रखते हैं। नसरुल्लाह मलिक साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। नसरुल्लाह मलिक साहब बताइएगा, ये जो मामला है ये ज़ाहिर बात है ये सोशल मीडिया में इसमें काफ़ी ये फैला और मेन स्ट्रीम मीडिया में भी खबर आई, पंजाब में वाक़यात भी हुए मुश्तिल तलबा, आज भी खबर आई है रावलपिंडी में इस तरह के वाक़यात हुए हैं और पंजाब हुकूमत ने दफ़ा 144 भी नाफिज की है। कल तमाम सरकारी और निजी जो दरसगाहें हैं, यूनिवर्सिटी है, उसमें छुट्टी का भी ऐलान किया है। कुछ आप बताएंगे कि इसको क्या आपको मुहर्रिकात नज़र आते हैं और आपके पास क्या इतलात है मुसद्दिका? देखिए, मैं समझता हूँ इसमें जो सबसे बड़ा चैलेंज है हमें पूरी सोसाइटी को, वो है फेक न्यूज़ का, प्रोपेगेंडे का और सोसाइटी में जो एक इंतशार पैदा करने की कोशिशें हैं, ये एक बहुत बड़ा मोटिव आपको कहीं ना कहीं नजर आता है। जी, अगर आप इस पूरे वाकये को जरा बैकग्राउंड में जाकर देखें बिल्कुल, तो सोशल मीडिया पे एक अरसे से एक कैंपेन चल रही है। वो कैंपेन क्या है? जब इस मुल्क के अंदर तलबा जो है वो एक एहतजाजी तैयारी शुरू करेंगे और तलबा हुकूमत को रुखसत करेंगे और तलबा जो है हुकूमत के खिलाफ मैदान में आएंगे और बांग्लादेश मॉडल की मिसालें बार बार दी जाती हैं। यानी आप तसव्वुर कीजिए कि हमें बजाय इसके कि हम कुछ तामीर की बात करें, हम कहें इस मुल्क के अंदर पुरअमन एहतजाज होना चाहिए, इस मुल्क के अंदर मुल्क को मजबूत होना चाहिए, इदारे मजबूत होने चाहिए, सियासत को आगे बढ़ना चाहिए, हम इसको लेके बैठे हुए हैं कि किसी न किसी तरीके से कोई एहतजाजी तहरीक पैदा हो और इसके नतीजे में मुल्क के अंदर क्यास पैदा हो। अब ये जो वाकया हुआ है पिछले कई दिन से आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया की जीनत बना हुआ है। जी, जो एहतजाज करने वाले हैं उनसे रोक के जर्नलिस्ट पूछते हैं कि भाई आप एहतजाज क्यों कर रहे हैं? तो वो कहते हैं जी एक बच्ची के साथ ज्यादती हो। पूछते हैं कौन बच्ची है? वो कहते हैं हमें इसको इल्म नहीं। हत्ता कि इस एहतजाज के अंदर बाद ऐसे लोग भी हैं जिनके इंटरव्यूज किए गए मुख्तलिफ मीडिया रिपोर्टर्स की तरफ से, जिनसे पूछा गया कि आप कहाँ पढ़ते हैं? तो उन्होंने कहा जी मैं फलां जगह पढ़ता हूँ। उन्होंने कहा जी कौन सी क्लास में? उसको अपनी क्लास का भी इल्म नहीं। यानी वो स्टूडेंट्स भी नहीं है, लेकिन स्टूडेंट्स की आड़ में वो इस एहतजाज के अंदर जो एक पुरतशद्दुद एहतजाज उसके अंदर शामिल है। इसमें कोई शक नहीं कि हमारे यहाँ इस किस्म के वाक़यात पाकिस्तान में कहीं ना कहीं हो जाते हैं और उसके ऊपर बिल्कुल गिरफ्त भी होनी चाहिए, उसकी सजा भी होनी चाहिए। लेकिन जब सियासी मोटिव की बुनियाद पे एक झूठी खबर फैला दी जाए जी, और उस पर इतना बड़ा तशद्दुद जो पुरतशद्दुद एहतजाज शुरू हो जाए तो आप समझें कि कितना बड़ा चैलेंज हो सकता है। अनवार साहब मुझसे आप बखूबी ज्यादा वाकिफ हैं। हमारे यहाँ तो कोई एक अफवाह भी निकलती है तो आपको उसके बाद सैकड़ों वीलॉग्स फौरी नजर आते हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये वीलॉग्स की दौड़ है, ये दौड़ इसलिए है कि अगर आप ज्यादा व्यूज लेना चाहते हैं तो किसी भी झूठी खबर के ऊपर अगर आपका फौरी वीलॉग आता है तो उसको जो है आपके व्यूज बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। बिल्कुल, बल्कि सीएम साहबा ने बताया भी, स्क्रीनशॉट भी दिया कि जिन साहब ने इस पे व्लॉग किया उनको 3.2 मिलियन के करीब शायद व्यूज पड़े और अगले दिन आके उन्होंने कहा कि ये खबर जो है ये वाकया हुआ ही नहीं। बिल्कुल ऐसी सूरत हाल है। वो गिरफ्तार हैं। अगर आप फौरी तौर पे उस पर व्लॉग नहीं करते, लेट हो जाते हैं तो आपके व्यूज उससे आस्ता आस्ता कम होते चले जाते हैं। एक दौड़ लगी हुई है, कोई झूठी खबर आ जाए। आप देखिए एक बच्चा जो है वो किसी जगह पे गिरा हुआ है, उसकी फुटेज डाली जा रही है, कोई एक्सीडेंट्स की फुटेज डाली जा रही है जी कि फलां को गाड़ी के नीचे देके जो है वो मार दिया गया। तो मैं समझता हूँ एक बड़ा चैलेंज है इस वक्त मीडिया इंडस्ट्री के लिए, हुकूमत के लिए, तमाम इदारों के लिए। और आपको याद होगा बाज हमने मालियाती इदारे इस चक्कर में तबाह कर दिए कि हम फेक न्यूज उन मालियाती इदारों के हवाले से शाया कर देते थे या नशर कर देते थे, जिसके नतीजे में बहुत से मालियाती इदारों को नुकसान पहुंचा। और ये जो मोटिव्स पहले ये थे कि आप मुख्तलिफ जो है वो मालियाती इदारों को टारगेट करते थे, फिर अफराद को टारगेट किया गया, फिर हुकूमतों को टारगेट किया गया। अब सोसाइटी में एक एहतजाज स्टार्ट करने के लिए इसको एक जो है वो वतीरे के तौर पे या इसको एक सोच के तो सर पंजाब हुकूमत ने तो एक कानून साजी भी की है, आप उसी के तहत अब इसकी तहकीक भी होनी चाहिए, आप समझते हैं? जो फेक न्यूज की आप बात कर रहे हैं, कानून साजी के बावजूद जो सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आप जो मॉब होता है वो जितना मर्जी एहतजाज कर जाए, प्रोटेस्ट कर जाए, पूरे मुल्क की गाड़ियां जला दे,
उसके बाद आपने देखा कि अदालतों से उनको रिलीफ मिलता है, उनकी जमानतें हो जाती हैं। हमारे यहाँ ना जो है वो तौहीन इज्जत पे किसी को सही सजा मिलती है, ना किसी पुरतशद्दुद वाक़यात के बाद किसी को सजा मिलती है। कोई आपकी गाड़ी जला के चला जाए, ट्रैफिक सिग्नल तोड़ दे, बिल्डिंग्स को आग लगा दे और अदालतों से जाके उन लोगों को रिलीफ मिल जाता है। ये जब तक इस पे सख्त कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, भला से अब जितनी मर्जी कानून साजी कर लें, जी ये चीजें रुकने वाली हैं नहीं। अब ये वाकया आप देख लें जिस तरीके से रिपोर्ट किया जा रहा है, आज इतने रोज गुजरने के बावजूद मुझे पुलिस अफसरान से हमने बातचीत की, उनसे पूछा, उन्होंने कहा जी वाकया तो नहीं हुआ। अच्छा, बाज पुलिस ऐसे लोग भी मिले जिन्होंने कहा जी कुछ ना कुछ हुआ होगा। यानी ये देखिए वतीरा हमारा कैसा बन चुका है, हाँ, जिससे वो कहते हैं कुछ ना कुछ तो है जिसकी वजह से इतना एहतजाज हो रहा है, जो एक कंस्पिरेसी थ्योरी को हम बाय करते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी इस हद तक हम तबाहकुन सूरत-ए-हाल से दो चार हो चुके हैं कि लोग ये जब दलील देते हैं जी कुछ तो हुआ होगा, जिसकी बुनियाद पर लोग एहतजाज कर रहे हैं। यानी आप अंदाजा करें कि बजाय इसके कि आप कोई तहकीकात करें, आपके सामने कोई स्टूडेंट्स आ जाए किसी भी जगह पे, और अगर देखें एज ए रिपोर्टर्स, एज ए तजियाकार आप चीजों को देखें तो आपको अंदाजा होगा कि किसी कॉलेज में अगर कोई वाकया होता है तो गार्ड्स की तो कोई हैसियत नहीं होती। तो खास तौर पर प्राइवेट सेक्टर में तो जो इदारे वाले होते हैं वो फौरी पकड़ के पुलिस के हवाले करते हैं, कॉलेज की बदनामी ना हो, कॉलेज का बिजनेस खराब ना हो। लेकिन हमारे यहाँ चूंकि भीड़ चाल है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल है, सियासी मोटिव्स हैं, और कोई भी हुकूमत हो। अब देखिए मुझे सच्ची बात तो ये है कि अभी केपीके के एक वाकया कहीं से रिपोर्ट हो रहा है, यानी अब ये लोग दलीलें देना शुरू हो गए जी केपीके में हो रहा है, सिंध में हो रहा है। भाई मुल्क के किसी हिस्से में अगर कोई जेन्युइन वाकया हुआ है तो उसको करार वाकई सजा मिलनी चाहिए, लेकिन अगर कोई जेन्युइन वाकया नहीं है तो उसकी बुनियाद पर अपने ही मुल्क को आग लगाने के कल्चर को बंद करना होगा और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी। अच्छा सर, इसमें नसरुल्लाह मलिक साहब, मेन स्ट्रीम मीडिया का भी रोल है, उसमें मैं आता हूँ, उसमें आपसे ज़रूर मैं पूछूंगा कि वो जब सोशल मीडिया पे, चूँकि एज ए स्टूडेंट ऑफ जर्नलिज्म आप खुद एक अच्छी पोजीशन में हैं मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया का क्या रोल बनता है जब ऐसी खबरें तेज़ी से फैलती हैं, उनको वेरीफाई करके उसका काउंटर करना, वो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। दूसरा, सीएम पंजाब ने कहा है कि इसके ताने बाने एक खास सियासी जमात से जाकर जुड़ते हैं। इन दोनों का जवाब दीजिएगा सर। देखिए मैं समझा कुछ लोग ऐसे गिरफ्तार हुए हैं जिनसे ये बाज़ाहिर ऐसे इशारे मिलते हैं कि उनका मकसद ये था कि इस एहतजाज को फैलाया जाए। अच्छा, और एहतजाज की फिर व्हाट्सएप मैसेजेस किए गए, फिर लोगों से ये कहा गया कि वो निकलें, लोगों को लेके निकलें, और इस एहतजाज को ये रंग देने की सियासी कोशिश की गई है। दूसरी जो बात आपने की अनवार साहब, अगर आप देखिए इस वक्त हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया की हालत ये है कि हमारे प्रोग्राम्स हों या हमारी हेडलाइंस हों, उस वक्त आपके जो न्यूज मैनेजमेंट के लोग हैं वो भी ये देख रहे होते हैं कि आज ट्रेंड क्या है, सोशल मीडिया पे क्या ट्रेंड है, ट्विटर पे क्या ट्रेंड है, आज जो है वो यूट्यूब पे क्या ट्रेंड चल रहे हैं, आज फेसबुक पे क्या ट्रेंड चल रहे हैं। उन ट्रेंड्स को फॉलो करके हम अपने प्रोग्राम्स के टॉपिक तरतीब देते हैं, उन ट्रेंड्स को फॉलो करके हम जो है वो इस मुल्क के अंदर जो है वो हेडलाइंस बनाई जाती हैं। ये कल्चर आप खुद सोचें कि मुल्क के लिए किसी बेहतर जर्नलिज्म, अच्छी सहाफत या रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म की बजाय आपको उस तरफ लेके जा रहा है जिससे मुल्क को नुकसान पहुंच रहा है। चले, हमें मेरे ख्याल में इसमें बहुत सी सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की भी ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया नवाजिश नसरुल्लाह, आपने बड़ा अपना एक अच्छा पर्सपेक्टिव इस हवाले से दिया। व्यूअर्स, इस इशू को हम फॉलो करते रहेंगे, हम भी तय तक जाने की कोशिश करेंगे। जैसे सीएम पंजाब साहब ने इस अज़म का इज़हार किया है कि ख़वातीन, बच्चे और सूबे पंजाब में एज चीज़ सीएम पंजाब हर किसी की जान माल की हिफाजत उनकी अवलीन जिम्मेदारी और उनके लिए रेड लाइन है। प्रोग्राम सच में आज नशिस्त कैसी लगी, आप अपना फीडबैक दीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे अब आइंदा नशिस्त तक दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और सच के प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बान।